हाँ जी बच्चों, जल्दी नेक्स्ट चैप्टर की हेडिंग डालिए और 2-3 पेज छोड़ देना आप, ठीक है। 2-3 पेज छोड़ करके आप हेडिंग डालेंगे चैप्टर 6 और नेम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और लास्ट चैप्टर जो हमारा था वो था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो मॉर्फोलॉजी आप पढ़ चुके हैं, अब एनाटॉमी है, ठीक है। प्रोबेबली जो संडे आने वाला है इसमें आपका टेस्ट होगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस का भी होगा और हमारी कोशिश ये है या तो इसी संडे से या नेक्स्ट संडे से आपका लाइव ओरल टेस्ट लेंगे हम। तो आपको एक लिंक भेज दिया जाएगा, आप कनेक्ट हो जाएंगे। तो लाइव ओरल टेस्ट करने के थोड़ा सा सर्च कर रहे हैं कंपनी में कैसे करा जाए जिससे कि बेटर रिस्पॉन्स मिले, बेटर बच्चों की तैयारी हो सके। अदरवाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का तो है ही कन्फर्म, ठीक है। अच्छा, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हमने पढ़ा बच्चों। जो ईमानदारी से क्वेश्चन, सब 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे लास्ट चैप्टर में से, जिसको एक ही बार में याद आ जाए बिना इधर उधर देखे, वो तुरंत व्हाट्सअप कर देना कि सर, ईमानदारी से करना कि सर मेरे को याद आ गया था, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ये देखो चिली है, ये मिर्च है, इसका फ्लावर बताइए। एक्टिनोमॉर्फिक, ज़ाइगोमॉर्फिक, यानी कौन सी सिमेट्री है इसके अंदर? रेडियल सिमेट्री है, बायलैटरल सिमेट्री है इसके फ्लावर में, या ये एसिमेट्रिकल है? याद आ गया हो तो आप लिख लीजिए रजिस्टर पर और क्लास लेने के बाद मैसेज कर देना, सर मुझे ईमानदारी से इसका याद आया था आंसर। तो इसका फ्लावर है एक्टिनोमॉर्फिक। आप चेक करना रजिस्टर में, चिली एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर में लिखी गई होगी हैविंग रेडियल सिमेट्री। क्या आप पहचान गए? आपने कहा यस, लेमन है। हमने सेक्शन काट दिया है, ट्रांसफर सेक्शन है, सीड दिख रहे हैं आपको सेंटर में, ओव्यूल, ठीक है। ये लोक्यूल्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो प्लीज आइडेंटिफाई द प्लेसेंटेशन इन दिस गिवन ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर। याद आ गया हो तो जल्दी से लिख लीजिए रजिस्टर पर और ईमानदारी से मैसेज कर देना। तो इसका जो प्लेसेंटेशन था वो क्या था? वो एक्साइल था, एक्साइल। क्या आप पहचान गए बच्चों? आपने कहा यस, पी प्लांट है सर। हमने पी प्लांट में कौन सी सिमेट्री है ये बताइए, सोच के बताइए जल्दी से। तो सिमेट्री थी बायलैटरल इसके फ्लावर में, यानी कि फ्लावर ज़ाइगोमॉर्फिक था। और ज़ाइगोमॉर्फिक का आपको सिंबल भी याद आ गया होगा। हमने कहा ये पी प्लांट किस फैमिली को बिलोंग करता है? जल्दी से लिखिए अगर ध्यान है तो। आपने कहा फैबेसी। क्या फैबेसी का लास्ट क्लास में आपने फ्लोरल फार्मूला समझा था? आप लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते तो आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं चल रही, इस बात को आप यकीन मान लीजिए, ठीक है। हम कह रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जब स्कूल वाले टीचर कहेंगे तो बहुत बुरा लगेगा। तो तैयारी कर लीजिए, ये परसों हो चुका था तो आपको आज टिप्स पे याद होना चाहिए था कि सर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, ठीक है, ज़ाइगोमॉर्फिक है, कैलिक्स यानी सेपल 5 थे, फ्यूज थे अपने आम में, गैमोसिपेलस थे 1+2+2 और ये दोनों फ्यूज थे, कील थे, ये विंग थे, ये स्टैंडर्ड था। जो स्टेमन थे 9 फ्यूज थे और प्लस एक फ्री था। मोनोकार्पिलरी था, याद करिए, मोनोलोकुलर था और सुपीरियर ओवरी थी। ये याद नहीं आया था आपको? क्या आप फ्लोरल डायग्राम बना सकते हैं? बना सकते हैं तो लिख लीजिए यस, और बना के भी देख लेना कि फ्लोरल डायग्राम था इसका। ये 5 सेपल हैं और दे आर फ्यूज बिकॉज दे आर गैमोसिपेलस। फिर इसके अंदर ये स्टैंडर्ड पेटल था, ये 2 विंग थे और ये कील था। फिर 9 यहाँ पर स्टेमन बनाए थे आपने फ्यूज्ड और एक फ्री बनाया था, और दिस इज द मदर एक्सिस। तो अगर याद नहीं आया तो बहुत बुरी बात है। अच्छा सोच के बताइए, बात छोड़ देते हैं। इसके जो स्टेमन है पी प्लांट के,
क्या वो सारे स्टैमन एक दूसरे से फ्री हैं? अगर फ्री हैं तो हम पॉलीएंड्रस कहेंगे। आपने कहा नहीं कि सर वो आपस में फ्यूज थे और बंडल बना रहे थे। तो हमने कहा एक बंडल बनाते थे, दो बंडल बनाते थे या मैनी बंडल बनाते थे? एक बंडल बनाते थे तो मोनो एडेल्फस था, दो बनाते थे डाई एडेल्फस था, ज़्यादा बनाते थे तो पॉली एडेल्फस था। तो पी प्लांट के अंदर डाई एडेल्फस कंडीशन थी। आप चेक कर लीजिए। अगर आप कहते हैं याद नहीं आता तो बार बार वही कह रहे हैं, आप प्रिपेयर नहीं हैं, आप सिर्फ नोट करे जा रहे हैं और आगे बढ़े जा रहे हैं, पीछे का आपको पता नहीं है। तो पढ़ाई के साथ ऐसा नहीं चलता, ठीक है। जीवन में यही चलता है कि आगे बढ़ते रहिए, पीछे की बेकार बातें भूलते रहिए, ठीक है। लेकिन पढ़ाई में आगे कम बढ़िए, पीछे का ज़्यादा याद करिए, आगे कम बढ़िए, पीछे का ज़्यादा याद करिए, तभी काम चलेगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और बताइए, पी प्लांट के अंदर आपने जब लीफ का मॉडिफिकेशंस पढ़ा था तो पी प्लांट का जिक्र आया था। तो पी प्लांट के अंदर पाइसम सटाइवम के अंदर लीफ मॉडिफाइड होकर क्या फॉर्म कर रही थी, यानी कि व्हाट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ इन गिवन दिस पी प्लांट? तो आपने कहा सर लीफ का मॉडिफिकेशन में स्पाइन भी था, कैक्टाई में हमने जी कि सर फाइलोड भी था, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में, सर गार्लिक में, अनियन में फूड स्टोर कर रही थी, हमने पी में बताइए आप प्लीज़। तो आपने कहा सर लीव्स आर मॉडिफाइंग इनटू टेंड्रिल, कि लीफ मॉडिफाई हो रही थी टेंड्रिल में फॉर प्रोवाइडिंग द हेल्प इन क्लाइंबिंग ऑफ द वीक प्लांट्स। याद आना चाहिए था पर आपको याद नहीं आया। हमने कहा अच्छा इसके दो जॉइंट बताए थे हमने, देखो एक जॉइंट ये है और एक जॉइंट ये है। ये जो मटर अंदर की तरफ ऐसे होती है ना, ये वेंट्रल सूचर होता है, वेंट्रल सूचर, प्लेसेंटेशन निकाल के देखिएगा। और ये डोर्सल सूचर है, ये ऐसे ये वाला, ये पहचान लेना, ये अंदर की तरफ जो है ये कॉनकेव, ये यहाँ पर ये कौन सा सूचर है, ये वेंट्रल सूचर, और वेंट्रल सूचर पे ही सीड लगे होते हैं। देखो हम यहाँ से खोलते हैं, यहाँ से वेंट्रल सूचर से खोलते हैं। तो जो वेंट्रल सूचर से खोला तो ध्यान से देखिए, आपको बताया था ना 2 रो में बट जाएंगे मटर के दाने, देखो 2 रो बट गई ना, बुक में डायग्राम देखिए ऐसे ही तो है। तो ये ओव्यूल है और ये जो सूचर था देखो जिस पर अटैच है, अगर हम यहाँ से खोलते तो ऐसे दिखता ना, फिर तो डोर्सल सूचर पे नहीं होते सीड, कौन से पे होते हैं, मार्जिन पे हैं, बट वेंट्रल सूचर पे है। और ये 2 रो में आपको साफ साफ दिखाई देंगे, ठीक है, ये देखिए। और आप ध्यान से देखना, प्लेसेंटा भी आपको दिखा देते हैं, आप देखिए क्या आपको ये दिख पा रहे हैं, देखो ये जिससे ये ओव्यूल अटैच थे, तो दिस इज द प्लेसेंटा। और इनका एक मार्जिन पर अरेंज होना ही मार्जिनल प्लेसेंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो बातें होती रहेंगी, अब बाकी बातें संडे को करेंगे। फिलहाल अपना चैप्टर शुरू करते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एनाटॉमी हमें पढ़ना है। देखिए एनाटॉमी क्या है, एना का जो मीनिंग है वो होता है इंटरनल, इंटरनल, और टोमी का मीनिंग होता है कट, टू कट, काट देना। यानी कि प्लांट को बाहर बाहर से तो हम स्टडी कर रहे थे, लीफ ऐसी दिखती है, लीफ में ये वेनेशन है, लीफ का ये अरेंजमेंट है, ये फाइलोटैक्सी है, फ्लावर ऐसा है, फ्लावर वैसा है। लेकिन अब हमें ये पढ़ना है कि अगर ये स्टम है तो स्टम के अंदर कौन कौन से टिश्यूज़ हैं, यानी अगर ये स्टम है तो स्टम के अंदर क्या क्या टिश्यू है, ठीक है। तो आपने कहा टिश्यू क्या है, इसके अंदर भी कुछ होता है सर, हमने कहा स्टम के अंदर बहुत कुछ होगा। नीचे रूट से, जैसे रूट सिस्टम आप पढ़ चुके हैं, रूट सिस्टम एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल, और 11 चैप्टर जब चलेगा तो आप पढ़ेंगे हाउ वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड, कि ब्रेन तो नहीं है ना प्लांट्स के अंदर, पर जब ब्रेन नहीं है, जैसे हमारे पास तो एनिमल्स के पास ब्रेन है और हमने सोचा ये खाना है तो खा लिया, प्यास लगी तो लेकर पानी पी लिया, भूख लगी तो कुछ खा लिया, गुस्सा आ गया तो किसी को थप्पड़ मार दिया, या थप्पड़ से भी ज़्यादा ऐसी बात कह दी कि वो 10 दिन तक परेशान रहे, क्योंकि हमारे पास ब्रेन है। इनके पास तो कोई ब्रेन ही नहीं है। देन हाउ वाटर इज एब्जॉर्ब, न वाटर के पास ब्रेन है, वाटर को भी नहीं पता कि मेरी ज़रूरत है इसे, और इसके पास भी ब्रेन नहीं है। देन हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब, तो ये 11 चैप्टर में बात करेंगे। लेकिन रूट का फंक्शन है वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना और उसे ऊपर की तरफ कंडक्ट करना। बिना ब्रेन के वो कैसे कंडक्ट कर रहा है, कितना सर मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ रहे हैं आप, कि प्लांट को पता नहीं है कि लीफ में वाटर की ज़रूरत है, हर सेल में वाटर की ज़रूरत है, पर प्लांट कंडक्ट कर रहा है।
कौन सी थ्योरी है? बहुत सारी थ्योरी पढ़ने वाले हैं 11th में आप। रूट प्रेशर थ्योरी पढ़ने वाले हैं, कैपिलरी थ्योरी पढ़ने वाले हैं, अडेशन कोएशन ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी थ्योरी है, एसेंट ऑफ सैप पढ़ने वाले हैं। लेकिन हम बार बार आपको इंटरेस्ट जगा रहे हैं, फिलहाल हमारा टॉपिक सिर्फ एनाटॉमी है कि इसे काटिए और अंदर देखिए, यानी कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स, सिर्फ अंदर देखिए। लेकिन हम पहले थोड़ा सा कुछ अलग चीज़ बता रहे हैं आपको। अंदर जाइलम भी है जो वाटर मिनरल लेकर जाता है और लीफ से फूड नीचे लेकर के फ्लोएम आता है। तो जाइलम और फ्लोएम को वास्कुलर टिश्यूज कहते हैं। तो अंदर वास्कुलर टिश्यूज भी हैं। फिर ये जैसे हमारी बॉडी पर ये डर्मिस है, स्किन है, डर्मल सिस्टम है स्किन वाला, ऐसे प्लांट के ऊपर जहाँ आप हाथ लगाते हैं ना पूरी बॉडी पर या लीफ के ऊपर, तो इसके ऊपर भी ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है लीफ के अपर सरफेस पर, लोअर सरफेस पर। इसे एपिडर्मिस कहते हैं, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस यानी सरफेस लेयर, सरफेस लेयर। इसी को डर्मल सिस्टम बोलते हैं, डर्मल सिस्टम। तो अगर हम इस प्लांट का सेक्शन, इस सिस्टम का सेक्शन काटें, प्लांट मतलब सिस्टम का सेक्शन काटें और यहाँ से देखें तो ये तो हमें एपिडर्मिस दिखेगी, यहाँ बीच में जाइलम फ्लोएम देखेंगे। तो इस एपिडर्मिस और जाइलम फ्लोएम के बीच में क्या है? जैसे अगर हम इस पेन का सेक्शन कट करें टीएस, ये पेन की बॉडी आपको दिखाई देती है, दिस इज द बॉडी, ये रिफिल है। यहाँ बीच में क्या है? यहाँ तो यहाँ पर इस पेन में तो अगर आप बात करेंगे एयर है, स्पेस है, एयर है। यहाँ पर टिश्यू है, अलग अलग तरह का टिश्यू है, पैरेन्काइमा भी हो सकता है, कोलोनकाइमा भी हो सकता है, जो भी है टिश्यू है, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स है। लेकिन जो भी टिश्यू है, नाम छोड़ दीजिए, द टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन एपिडर्मिस एंड वास्कुलर टिश्यू। वास्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम एंड फ्लोएम। द टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन एपिडर्मिस यानी डर्मल सिस्टम, डर्मल टिश्यू सिस्टम एंड वास्कुलर टिश्यू सिस्टम के बीच में जो भी भरा है उसे ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्राउंड टिश्यू। तो ये हमें तभी तो पता है ना जब हमने कभी स्टम को कट किया होगा, कभी स्टम को कट करके स्लाइड बना करके माइक्रोस्कोप में बड़ा कीनली ऑब्जर्व किया होगा, तभी तो हम जानते हैं। पिछले चैप्टर में तो सिर्फ बाहर से स्टडी कर रहे थे, नेक डाई से भी स्टडी हो जाती है। लेकिन जब आप प्लांट को अंदर से कट करेंगे, लीफ के सेक्शन को कट करेंगे, रूट के सेक्शन को कट करेंगे और अंदर से स्टडी करेंगे, तो इस ब्रांच को एनाटॉमी कहते हैं। तो एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स। और प्लांट की जो प्राइमरी बॉडी है, प्राइमरी मतलब जो शुरुआत में बॉडी बनती है, जब सीड जर्मिनेट करता है, जो बॉडी बनती है उसे प्राइमरी प्लांट बॉडी कहते हैं। और प्लांट, प्राइमरी प्लांट बॉडी में, प्राइमरी का मीनिंग फर्स्ट होता है। जैसे हमने कहा आपकी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ हुई, आपने कहा मेरी और चीन में हुई, मेरी उस स्कूल में हुई, मेरी उस स्कूल में। हमने कहा प्राइमरी एजुकेशन हम सभी की घर में होती है। वो बेशक आप लिखने में चलता है कि स्कूल से करा है, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन हम सब घर में ही सीखते हैं, यानी फर्स्ट एजुकेशन। तो घर में जो हमें सिखाया जाता है वही हम सीखते हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सभी हमारी बात से एग्री करते होंगे। तो इंटरनल स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एनाटॉमी, ठीक है। अब कौन से प्लांट की स्टडी करनी है? प्लांट तो हमने लास्ट चैप्टर में, फर्स्ट क्लास में आपको थैलोफाइट भी बताए थे, ब्रायोफाइट भी बताए थे, टेरिडोफाइट भी बताए थे। तो आप कहेंगे सर लिखा है आगे फ्लोवरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी भी फ्लोवरिंग प्लांट की थी और एनाटॉमी भी फ्लोवरिंग की पढ़नी है। हमने फ्लोवरिंग मतलब आपने कहा फ्लोवरिंग मीन सर एंजियोस्पर्म्स, जिसके सीड कवर्ड होते हैं फ्रूट के अंदर। हमने ठीक है, हमने कहा भाई ये एंजियोस्पर्म तो दो तरह के पढ़े थे आपने ना, देयर आर टू टाइप्स। आपने कहा सर बिल्कुल याद है हमें, डाइकोटिलीडनस प्लांट्स। हमने 6 बात बताई है लास्ट क्लास में से। डाइकोट प्लांट के सीड में वेयर रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टोर्ड। अगर याद आ गया हो तो लिख के मैसेज कर देना कि मुझे याद आ गया था, और इसका आंसर था कोटिलिडन्स। मोनोकोट्स, जिसके अंदर एक कोटिलिडन होता है, मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स। सोच के बताइए, मैसेज कर देना आप व्हाट्सएप कि सर मेरे को याद आ गया था। हमने कहा मोनोकोट सीड वेयर फूड इज स्टोर्ड। आपने कहा अगर याद आ गया तो एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म में फूड स्टोर होता है। हमने प्लीज एंडोस्पर्म की आउटर प्रोटेक्टिव लेयर बताइए, आउटर कवरिंग बताइए। याद आ गया है तो मैसेज करना, बार बार टोक रहे हैं। एल्यूरोन लेयर, एल्यूरोन लेयर। हमने कहा मोनोकोट सीड के अंदर जितने भी अनाज हैं, ग्रासेस हैं, सीरियल्स भी कहते हैं, ग्रास भी कहते हैं, क्योंकि ग्रास फैमिली में आते हैं सीरियल्स। उसके
कोटिलिडन को क्या बोलते हैं, यानी नेम द कोटिलिडन इन मोनोकोट सीड। याद आ गया तो फिर मैसेज कर देना, नाम है स्क्यूटेलम। लेकिन इतना सारा आपने इस 1.5 महीने में पढ़ लिया है, इतना सारा पढ़ लिया है कि बहुत सारा पढ़ लिया। आप खुद अपने रजिस्टर के पेज उठा के देखना। तो हमें इन दोनों की ही यानी एनाटॉमी स्टडी करनी है। तो एनाटॉमी मीन्स क्या था, एनाटॉमी मीन्स था स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट्स। और हमने बहुत शुरू में ही पहली क्लास में यानी मई के अंदर, मई की 1 तारीख को पहली क्लास में आपको बताया था कि ऑल प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर। उसमें ये 5 किंगडम का थोड़ा सा जिक्र किया था, बताया था आपको। ऑल प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर, यानी कि प्लांट कोई भी हो मल्टी सेलुलर होते हैं। और मल्टी सेलुलर कहते हैं मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, यानी यूनिसेलुलर नहीं है। यूनिसेलुलर इस अर्थ पर बैक्टीरिया है यानी मोनेरा किंगडम है और एक प्रोटिस्टा किंगडम है, ठीक है। एक्सेप्शनली तो फंजाई भी एक यीस्ट, वैसे सारी फंजाई यीस्ट छोड़ दीजिए, सारे एनिमल सारे प्लांट ऑल आर मल्टी सेलुलर यानी मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। जब मेड अप ऑफ मैनी सेल्स हैं, मल्टी सेलुलर का मीनिंग आता है आपको, फिर भी लिख देते हैं मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। प्लांट्स है अब बहुत सारी सेल से मिलकर बना है। ये रूम, ये मकान, ये बिल्डिंग ईंटों से मिलकर बनी है। तो बेसिक यूनिट क्या है, एक ईंट है। बेसिक यूनिट क्या है जब प्लांट मल्टी सेलुलर है, प्लांट्स हैव सेल्स एज द बेसिक यूनिट। पूरी प्लांट बॉडी के स्ट्रक्चर को सेल्स बनाती हैं और सारे फंक्शन सेल्स में होते हैं। अगर आप फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो वो प्लांट के अंदर सेल्स में होते हैं, ठीक है। हर चीज़ सेल के अंदर होती है। तो सेल सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं बनाती, फंक्शंस भी कराती है बॉडी के। जैसे हमारी ब्रेन को न्यूरॉन्स बना रहे हैं, पहचान गए होंगे शायद, 9th-10th में बनाया होगा न्यूरॉन। हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चरल यूनिट का नाम है न्यूरॉन, लेकिन फंक्शन भी तो यही करती है ना, तो ये फंक्शनल यूनिट भी है। और ये सेल्स यूनाइट होकर टिश्यूज बनाती हैं। एक ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, यानी टिश्यू हम उस ग्रुप ऑफ सेल को कहते हैं। यानी जैसे हमने कहा ये दिस ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, तो इसका मतलब ये इसका यूजुअली फंक्शन कॉमन है। इन सेल का एक कॉमन फंक्शन है, एक ही काम कर रही होंगी, ठीक है, एक ही काम करती होंगी। जैसे बहुत सारे टीचर हैं और ये सारे बायोलॉजी के हैं, तो इनका एक ही काम है, बायोलॉजी पढ़ाते हैं। ये एक टिश्यू है। ये सारे टीचर्स केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो ये एक टिश्यू है। सारे फिजिक्स पढ़ाते हैं, ये एक टिश्यू है, क्योंकि इनका फंक्शन एक है और इनका ओरिजिन भी एक है। यानी कि यूजुअली टिश्यू उस ग्रुप ऑफ सेल को कहते हैं जिनका ओरिजिन एक जगह से हुआ, यानी एक जगह से पैदा हुआ। इसी सेल का डिवीजन हुआ 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। तो यानी कि जिस सेल के ग्रुप का ओरिजिन कॉमन हो, फंक्शन जर्नली कॉमन हो, उसे हम टिश्यू कहते हैं। और बहुत सारे टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, अलग अलग टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। जैसे हमारा स्टमक एक ऑर्गन है, ठीक है, उसमें अलग अलग टिश्यू पढ़ेंगे आप 16 चैप्टर के अंदर। हमारा इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है, उसमें भी अलग अलग टिश्यूज पढ़ेंगे 16 चैप्टर के अंदर। लेकिन एक ये भी डाइजेशन में हेल्प करता है, स्टमक भी, इंटेस्टाइन भी, इसोफेगस भी, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिल जाते हैं तो उसे ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि सेल्स ऑर्गेनाइज होती हैं तो टिश्यू बनते हैं, टिश्यू ऑर्गेनाइज होते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं, सेल ऑर्गेनाइज होती है तो टिश्यू बनते हैं, टिश्यू ऑर्गेनाइज होते हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं। बात पकड़ में आ गई। और प्लांट के अंदर 2 तरह के टिश्यूज होते हैं, 2 तरह के, देयर आर, यानी कि 2 टाइप्स ऑफ द टिश्यूज इन प्लांट। आपने कहा कौन से, पहले समझिए, समझने का बहुत सारा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा समझने का। देखिए प्लांट के अंदर ये स्टम अपेक्स है, यानी कि सूट अपेक्स है, ये रूट अपेक्स है। तो इन अपेक्स पर एक ऐसा टिश्यू मिलता है दैट डिवाइड्स कंटिन्यूअसली, जो लगातार डिवाइड करता है, डिवाइड रीडिवाइड रीडिवाइड रीडिवाइड, और नई नई सेल बनाता रहता है। और जब नई नई सेल प्रोड्यूस होती रहेंगी तो प्लांट की लंबाई बढ़ती रहेगी, ऊपर की तरफ भी, नीचे की तरफ भी, अपवर्ड भी एंड डाउनवर्ड भी। जैसे इस मकान के ऊपर आप एक के ऊपर एक ईंट लगाते रहे तो मकान की लंबाई बढ़ती रहेगी। तो ये जो डिवाइडिंग वाला, जो डिवीज़न वाली जो रीजन है,
जो ये जगह है टिप्स वाली जहाँ पर ऐसा टिश्यू मिलता है जो लगातार डिवाइड करता है उसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब ए टिश्यू दैट डिवाइड कंटिन्यूअसली टू प्रोड्यूस द न्यू सेल्स। अभी रिटर्न में लिखेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, सोचिए मत ज़्यादा। एक ऐसा टिश्यू तो जो लगातार डिवाइड करता है, दैट डिवाइड्स कंटिन्यूअसली, इज नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इट कंट्रीब्यूट्स इन ग्रोथ ऑफ द प्लांट बॉडी। इट मीन्स इन प्लांट्स ग्रोथ इज रेस्ट्रिक्टेड to a specialized region of active cell division, that is meristem. The meristem which is present at the apex, the meristem which is present at the apex, the plural term of apex is apices. The tissue present at the apices of the plant, either shoot apex or root apex, is called apical meristem. उसे apical meristem कहते हैं, ठीक है। लेकिन ग्रासेस में ये जो मैच्योर टिश्यू है यहाँ तो डिवाइड होता जा रहा है, देखिए ध्यान से सुनना, लगातार डिवाइड होता जा रहा है। जैसे आप स्टडी करते जा रहे हैं, 9th से 10th में आए, 10th से 11th में आए, 12th में आएंगे, फिर आगे भगवान ने चाहा MBBS या IIT, फिर और आगे, फिर और BTech, फिर MTech, फिर PhD। लेकिन भाई कभी तो अर्न करोगे, कभी तो कमाने निकलोगे, कभी तो आप प्रोफेशनल हो जाओगे। यानी कि तब आप स्टडी छोड़ करके आप कुछ ना कुछ काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो गए। आपने MBBS करी तो आप बीमारियों को, डिसीज़ को डायग्नोस करने और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट देने के लिए स्पेशलाइज्ड हो गए। तो ये डिफरेंशिएशन कहलाता है। यानी कि जब कोई स्टूडेंट स्टडी छोड़ करके प्रोफेशनली मॉडिफाइड हो जाए तो इसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। ऐसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगर सिर्फ डिवाइड करता रहेगा तो फिर भाई अंदर एपिडर्मिस कौन बनेगा, जाइलम फ्लोएम कौन बनेगा, सोचिए, ग्राउंड टिश्यूज कौन बनेगा। कहने का मतलब सेल लगातार डिवाइड भी कर रही है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो डिवाइड करते करते अब यहाँ है, अब यहाँ है, तो नीचे जो सेल्स हैं क्या वो डिफ्रेंशिएट नहीं हो रही? क्या लास्ट चैप्टर की फर्स्ट क्लास में आपने रीजन ऑफ रूट्स नहीं पढ़ लिया था कि टिप पर एक्टिव सेल डिवीजन है, पीछे सेल इलोंगेट हो रही है और पीछे डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो यहाँ पर ये रूट एपिकल मेरिस्टेम, यहाँ डिफरेंशिएशन है, यहाँ एपिकल मेरिस्टेम, सूट एपिकल मेरिस्टेम, यहाँ डिफरेंशिएशन है। तो ये एपिकल मेरिस्टेम लगातार डिवाइड भी कर रहा है। यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक तो वो हो गया जो लगातार डिवाइड करे। फिर एक टिश्यू वो हो गया प्लांट में जिन सेल ने डिवीजन छोड़कर, डिवीजन स्टॉप कर कुछ काम करना शुरू कर दिया। यानी कि जितने बच्चे आज स्टडी कर रहे हैं वो मेरिस्टेमेटिक हैं, और जिन्होंने पढ़ाई छोड़कर कुछ काम करना शुरू कर दिया है वो परमानेंट है। Permanent tissues are those tissues in the plant body which have lost their power of division, which have lost their ability of division, either temporarily or permanently. परमानेंटली भी हो सकता है और टेम्परेरली भी हो सकता है। आप अपने जीवन में ऐसे भी स्टूडेंट देखेंगे जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और एक लिमिट के बाद फिर पढ़ाई करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा भी कमाते नहीं है, मज़ा नहीं आया। कम पढ़ने का मतलब है थोड़ा कम पैसा कमाना, कम रेस्पेक्ट पाना, कम इज्जत पाना, क्योंकि भारत के अंदर सबको नसीब नहीं है इज्जत। तो इसलिए कुछ बच्चों के बाद में समझ में आता है यार पहले पढ़ ही लेते हैं, पहले पूरी स्टडी कर लेते हैं। तो वो टेम्परेरी रोका था ना उसने। जैसे हमारी स्किन है अपनी डिवीज़न रोक चुका है, पर ज़रूरत पड़ने पर जब कट लगता है, जब कट लगा, चोट लगी, जख्म हुआ, तो क्या वहाँ स्किन दोबारा नहीं आती? आपने कहा बिल्कुल आती है सर। तो हमने कहा क्या ज़रूरत पड़ने पर इस स्किन में दोबारा से डिवाइडिंग की एबिलिटी नहीं आ गई? तो इसी को तो रीजनरेशन पढ़ेंगे, आप पढ़ भी चुके हैं 4th चैप्टर के अंदर। तो परमानेंट टिश्यू उसे कहते हैं जो परमानेंटली स्टॉप कर ले। जैसे हम हमारे और आपके ब्रेन के अंदर, हार्ट के अंदर ये परमानेंट टिश्यू है, इनके अंदर ग्रोथ परमानेंट हो गई। कभी हमारा हार्ट डैमेज होगा या ब्रेन डैमेज होगा, कभी सेल डिवीजन नहीं होगा, जबकि स्किन के अंदर जरूरत पड़ने पर हो जाएगा। तो परमानेंट उसे कहते हैं या तो कोई परमानेंटली, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, जिसके अंदर परमानेंटली डिवाइडिंग पावर लॉस्ट हो गई हो या टेम्परेरली हो गई हो, लेकिन उसे परमानेंट कहते हैं। जब वो डिवाइडिंग में है, जब वो स्टडी में है, तो वो मेरिस्टेम है। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ द टिश्यूज फाउंड इन द प्लांट बॉडी, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। परमानेंट की बातें बाद में करेंगे। अब मेरिस्टेमेटिक की लोकेशन वाइज 2 टाइप हो गए। जो अपेक्स पे है वो एपिकल है, और जो बीच में मैच्योर टिश्यूज के बीच में है, जो मैच्योर रीजन अंदर जाइलम फ्लोएम ये सब, उसे इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। इंटरकैलरी, जैसे ये ग्रास है, ये घास है,
या बीच बीच में अंदर यहाँ मेरिस्टीम फंसा हुआ होता है मैच्योर रीजन में। और कोई हर्बीवोरस एनिमल किन एनिमल्स को कहते हैं, जो प्लांट या प्लांट के पार्ट्स के ऊपर फीड करते हैं, जो प्लांट्स खाते हैं या प्लांट के पार्ट्स खाते हैं। यानी जितने भी आप कैटल्स देखते हैं, आप गोट देखते हैं, आप जिराफ देखते हैं, आप डियर देखते हैं, आप काओ बफेलो, ये सब देखते हैं, ये सब हर्बीवोरस एनिमल्स हैं। और इन्होंने इतनी ग्रास रिमूव कर दी, खा ली। फिर आप देखना कुछ दिन में फिर वो ग्रास ग्रो कर जाते हैं, क्योंकि अंदर से फिर डिवाइड करके अपनी लंबाई बढ़ा लेता है। तो ये नीट में आया हुआ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रास कौन से मेरिस्टीम नहीं देंगे वो, फिर तो आधे बच्चे समझ जाएंगे। ग्रास के अंदर कौन सा वो टिश्यू है दैट हेल्प्स इन रीजनरेशन ऑफ दोज पार्ट्स विच आर रिमूव्ड बाय द हर्बीवोर्स। तो आप कहेंगे सर ये तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। हमने मेरिस्टेमेटिक में भी टाइप बताना है, क्योंकि वो एपिकल भी देंगे और इसका भी नाम देंगे। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैच्योर रीजन के बीच में फंसा हुआ है उसे इंटरकैलरी मेरिस्टीम कहते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टीम। तो एपिकल मेरिस्टीम टिप्स पर है, इंटरकैलरी बीच में है। ये प्राइमरी प्लांट बोर्ड, ये प्राइमरी मेरिस्टीम कहलाते हैं, क्योंकि प्लांट में शुरू से है। जब प्लांट बना था तभी से शुरू थे। लेकिन जब प्लांट के देखो, एक सेकंड ध्यान सुनना पहले, क्या आपके घर में कोई ट्री है? क्या आपके पड़ोस में कोई ट्री है? आपने कहा देखा तो है सर। तो हमने कहा आप एक अमरूद का पेड़ लगा लेना, जीरो से समझ लेना, एक अमरूद का पेड़ लगा लेना। आप ये देखना उसके अंदर क्यों धीरे धीरे पहले उस गुआवा के अंदर फाइलोटैक्सी बताइए भाई, हम नहीं करेंगे बात, पहले बताइए, व्हाट्सएप करिए आप अभी। आप कहेंगे आपको पता लग जाएगी, हमने सामने बड़ी स्क्रीन लग रही है, देखो हो रही, वो आ रहे आपके नाम, अरे ये कौन है, नाम दूर से समझ में नहीं आ रहा, ये तो स्नेहा गोयल का नाम आ रहा है, अटेंड कर रही है क्लास। एक और है कोई, अनुष्का है शायद, एक अंशिका भी है, और एक केशव भाई भी नाम आ रहा है, केशव वर्मा जी, ठीक है, जय श्री राम केशव वर्मा जी, वो आ रहा देखो नाम, अपूर्वा भी है। तो बहुत सारे नाम आ रहे हैं, यानी टंडन भी है, अपूर्वा हम नहीं जानते, हम तो टंडन याद रखते हैं। तो आप जल्दी से मैसेज कर दीजिए, ठीक है। विशाल शर्मा भी आ गया, देखो नाम, एक्टिव हो गए हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, भाई वाह, ठीक है। तो आप गुआवा के अंदर फाइलोटैक्सी कौन सी है? अपोजिट फाइलोटैक्सी है, ठीक है। तो आप उस बीज को उगाना, अमरूद का उगा लेना, फल भी लगेंगे, कैक्टस नहीं उगाने चाहिए कभी, कोई फायदा ही नहीं है। ऐसी अपनी स्टडी को कैक्टस वाली मत बनाइए कि फ्रूट ही नहीं लगे, फ्रूटफुल क्रॉप उगाइए, ऐसी पढ़ाई करिए कि फ्रूट लगे। या तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, लोग आपके नाम से आपके पास पैसे देने आए, या आप एक अच्छी सी जॉब प्राप्त करें। या आपको डिसाइड करना है कि आपको जॉब करनी है या एक सेल्फ एम्प्लॉयड बनना है, क्योंकि हर एक की बस की नौकरी करना नहीं है, क्योंकि हर आदमी दबाव में काम नहीं कर सकता। ये तो आपको डिसाइड करना, आपको कहाँ सुकून ज़्यादा मिलता है तो वही करना आप, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड बनना, चाहे सीए बनना, चाहे कोई आप एक डॉक्टर बनना, चाहे आप एक लॉयर बनना, पर लायर कभी मत बनना, ठीक है। आ जाते हैं बात पर। तो आप धीरे धीरे जब उसे देखेंगे, वो अमरूद का पेड़ उगता जा रहा है, तो उसका स्टम इतना भी होगा, फिर इतना डायमीटर होगा, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा, और फिर भाई इतना बड़ा भी हो जाएगा। हालांकि बहुत रेयर चांस है, पर पीपल में, बरगद में तो आप देखते हैं। कहने का मतलब, अगर प्लांट की लंबाई इंक्रीज होती जा रही है, लेंथ बढ़ती जा रही है एपिकल मेरिस्टीम से, तो डायमीटर भी तो बढ़ना चाहिए, वरना प्लांट ऐसे नहीं झुक जाएगा, ठीक है। तो इन एपिकल और इंटरकैलरी के बाद, यानी कि कई साल ग्रोथ करने के बाद बिल्कुल सेंटर में, जैसे रिफिल है ना एकदम लेटरल साइड पर, बीचों बीच सिलिंड्रिकल, यानी कि ऐसा सिलिंड्रिकल, तो ऐसे बीच में एक सिलिंड्रिकल मेरिस्टीम डेवलप होती है, पूरा एक लंबी रोड डेवलप होती है। जो बाद में डेवलप हो उसे सेकेंडरी कहते हैं। सोच के बताना मेरे बच्चों कि आप सेकेंडरी एजुकेशन में नहीं है क्या? सेकेंडरी प्राइमरी के बाद नहीं आती। तो प्राइमरी मेरिस्टीम एपिकल है, इंटरकैलरी है, और इसके बाद जो आ जाए वो सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी के एग्जाम्पल तो आज ही लिखवा देंगे, पर समझ में तो इस चैप्टर की सेकंड लास्ट क्लास में आएंगे। पर नीट में तो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, वो ये नहीं कहते समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो सेकेंडरी मेरिस्टीम बाद में आती है। और सेकेंडरी मेरिस्टीम सिर्फ वही प्लांट प्रोड्यूस करते हैं जिनके स्टम वुडी होते हैं, लकड़ीदार होते हैं। आप गेहूं का पौधा देख लीजिए, मैरीगोल्ड गेंदे का देख लीजिए, यानी मोनोकोट के अंदर सेकेंडरी मेरिस्टीम डेवलप नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनको वुडी स्टम बनाना ही नहीं है।
क्यों नहीं बनाना, पिछले चैप्टर में आंसर था भाई, रूट सिस्टम तो दिया फाइब्रस, रूट सिस्टम तो दिया बड़ा पुअर, और बॉडी बना ले लंबी तो गिर नहीं जाएंगे। हमारे बिल्डिंग की नींव तो है कमजोर और बिल्डिंग बना रहे ऊंची, गिर नहीं जाएगी। हमारा स्टडी में बेस तो है कमजोर, करना चाहते हैं पहाड़ जैसी पढ़ाई बहुत सारी, कैसे टिक जाएंगे हम, गिर नहीं जाएंगे। अच्छी पढ़ाई वही कर पाएगा, बड़ी पढ़ाई वही कर पाएगा जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप दुनिया का मरियल से मरियल एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास नहीं कर सकते। रट के कुछ नहीं होता। तो बेस मजबूत होगा तो बात बनेगी, नींव मजबूत होगी तो बिल्डिंग मजबूत होगी। ऐसे ही रूट सिस्टम, टेप रूट सिस्टम होगा, मजबूत रूट सिस्टम होगा तो प्लांट बॉडी ऊंची होगी। जिम्नोस्पर्म में और डाइकोट एंजियोस्पर्म में टेप रूट सिस्टम पढ़ाया था, तो नेचुरली इनकी बॉडी के अंदर भी मजबूती होगी। तो ये सेकेंडरी मेरिस्टेम वही प्लांट प्रोड्यूस करेंगे जो वुड स्टम बनाएंगे, और वुड स्टम वो बनाएंगे जिसका रूट सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम इज प्रोड्यूस्ड स्पेशली इन दोज प्लांट्स विच प्रोड्यूस वुडी एक्सिस, फॉर एग्जाम्पल एंजियोस्पर्म, but only dicots. Monocots are also angiosperm. In monocots, secondary meristem is not found. Exception केस की बात नहीं कर रहे, पर in monocotyledonous plant, secondary meristem is not found. It is found in dicot plants and all angiospermic plants. लेकिन ये सारी बातें लिखने के लिए पहले आपको सब कुछ नोट करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर ये तो आज तो पूरा ही बोर्ड खराब हो गया, हमने अभी सही कर देते हैं। आप टेंशन क्यों लेते हो हमारे होते हुए। देखिए जब तो बिल्कुल सही कर दिया, जल्दी से वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए प्लीज। लिखिए बल्कि एक लाइन और लिखते हैं इससे पहले, सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज एंड in turn tissues are organized into organ। दो लाइन छोड़कर, टिश्यू a group of cells having common origin and usually have common function is called tissue। A plant body is made up of many different kinds of tissues। नेक्स्ट लाइन में प्लांट टिश्यूज कैन बी classified into following two categories। जब भी हम किसी को कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, कोई ना कोई बेसिस तो होता है ना माइंड में कि इस बेस पर, इनटू फॉलोइंग टू कैटेगरीज ऑन द basis of ability to divide। वो दो कैटेगरी कौन सी हैं, एक लेफ्ट पर एक राइट पर। पहले वीडियो पॉज कर इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए।
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक से ज़्यादा बनाना है तो टिश्यूज कर देना, और इसी को आप मेरिस्टीम भी लिख सकते हैं। एक से ज़्यादा बनाना है, प्लूरल बनाना है तो मेरिस्टीम्स कर दीजिएगा। परमानेंट टिश्यूज हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड। यानी कि जो इनकी सेल्स हैं, खाली ये भी लिख सकते हो, और आप और थोड़ा स्टैंडर्ड सा लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड। तो ये तो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले डिस्कस करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसे भी प्लूरल बना देते हैं, द सेल्स ऑफ मेरिस्टीम्स have ability to divide। ग्रीक वर्ड है एक, क्योंकि आपको मालूम है कि बायोलॉजी की सारी टर्म लगभग ग्रीक लैंग्वेज में है, और वो है मैरिटोज। और ग्रीक वर्ड को अंडरलाइन करते हैं, और मैरिटोज का मीनिंग होता है डिवाइडेड, यानी जो डिवाइड करे। तो इसलिए इसका नाम, ऐसे टिश्यू का नाम मैरिटोज से निकाल करके मेरिस्टीम कर दिया गया, जो डिवाइड करता है। तो व्हाट डू मीन बाय मेरिस्टीम? एक क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज या व्हाट डू यू मीन बाय मेरिस्टीम्स ऑल्सो क्लासीफाई द मेरिस्टीम्स। याद करिए एपिकल, याद करिए इंटरकैलरी, और ये दोनों प्राइमरी हैं, ठीक है, फिर सेकेंडरी भी है। आंसर लिख लेते हैं, सब कुछ आप सुन चुके हैं। ए प्लांट टिश्यू दैट एक्टिवली डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स to produce new cells continuously to contribute in growth is called मेरिस्टीम। वीडियो पॉज करके जल्दी से नोट कर लीजिए प्लीज। एक लाइन छोड़कर, thus growth in plants is restricted to the specialized, यानी जहाँ पर भी मेरिस्टीम है वहीं पर ग्रोथ होती है, स्पेशलाइज्ड रीजन्स, और इन्हीं रीजन्स को कहते हैं कॉल्ड मेरिस्टीम्स। दोबारा सुन लीजिए कि मेरिस्टीम जहाँ पर लोकेशन के ऊपर हम अगर क्लासीफाई करें तो दो तरह की थी, एक अपेक्स पे तो एपिकल, और एक अगर बीच में है मैच्योर रीजन में तो वो कौन सी हुई? आपने कहा सर वो हुई सर इंटरकैलरी हुई, ठीक है, अगली लाइन में। और यही मेरिस्टीम क्या प्रोड्यूस करती हैं? यही प्रोड्यूस करते हैं, याद करिए, प्राइमरी प्लांट बॉडी। लिखते हैं अब दो लाइन छोड़कर, पहले से अंडरलाइन कर लीजिए, इसको क्लासीफाई कर दीजिए। किस बेसिस पे किया मेरिस्टीम को क्लासीफाई? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, यानी प्लांट बॉडी में कहाँ पर है।
एक हो गया एपिकल मेरिस्टीम, और एक हो गया इंटरकैलरी मेरिस्टीम। और ये दोनों अपने आप में हो गई प्राइमरी मेरिस्टीम, क्योंकि प्लांट बॉडी में सबसे पहले यही डेवलप होती है, जो बाद में आती हैं उन्हें बोलते हैं सेकेंडरी। ये बाद में सेंटेंस में भी लिख देंगे, पर पहले थोड़ा यहाँ लिख दें स्टाइल से, जिससे कि आपको याद रहे। तो बोथ आर प्राइमरी मेरिस्टीम्स। ठीक, पहले एपिकल की बात करते हैं। देखो, ये स्टम अपेक्स है, ये रूट अपेक्स है। ये प्लांट बॉडी है, ये रूट सिस्टम है, शूट सिस्टम। ये चाहे ब्रांच मान लीजिए, यहाँ पर भी अपेक्स पर भी कौन सा है, एपिकल मेरिस्टीम है। पर एपिकल तो ये भी है, पर ये रूट का एपिकल है, जिससे कि डिस्टिंग्विश समझ में आ जाए। एपिकल बोथ आर एपिकल, जो अपेक्स पे है वो एपिकल मेरिस्टीम। दिस इज शूट एपिकल मेरिस्टीम्स। ठीक है, अच्छे से याद हो गया आपने कहा। हाँ जी, इसको बाद में लिखेंगे, अलग से हेडिंग डाल लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। पूरा इसका नीचे लिखिए पहले आप, बस जरा यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे छोड़ देना, जिससे पता लगे हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, एपिकल मेरिस्टीम्स या मेरिस्टीम is found at the apex of shoot and root and produces primary tissues of plant body। अब ये प्राइमरी टिश्यूज़ क्या हैं, आपको बताए थे अभी 3 टिश्यूज़ होते हैं। अभी लिखते हैं ज़रा, पहले वीडियो पॉज करके प्लीज़ नोट कर लीजिए जल्दी से। दो लाइन छोड़कर, प्राइमरी प्लांट टिश्यूज इंक्लूड, नंबर 1 डर्मल टिश्यूज। डर्मल टिश्यूज मतलब सरफेस लेयर, सरफेस लेयर मीन्स एपिडर्मिस। एपी मतलब बाहर, डर्मिस मतलब स्किन, यानी बाहर वाली स्किन। एक लाइन छोड़कर वास्कुलर टिश्यूज। वास्कुलर टिश्यूज में अब क्या क्या होता है, कंप्राइज जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, और इन वास्कुलर टिश्यूज को कंडक्टिंग टिश्यूज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये टिश्यूज कुछ ना कुछ कंडक्ट करते हैं, यानी कुछ ना कुछ बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। आप जानते हैं बहुत पहले से। ठीक है, आज तो आप 11th में। जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स, फ्लोएम कंडक्ट्स जो फूड फोटोसिंथेसिस से बनता है, लीफ में बनता है, तो लीफ से डिफरेंट पार्ट में जहाँ जहाँ फूड चाहिए वहाँ ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम। कंडक्ट्स फोटोसिंथेटिक फूड जो अपने आप में ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आप जानते हैं, कार्बन है इसके अंदर। फोटोसिंथेटिक फूड, खाली फूड भी लिख देंगे तो भी आपका जवाब सही है।
इस चैप्टर के बिल्कुल 11 चैप्टर के लास्ट में आएगा कि 11th के कि फ्लोएम किस फॉर्म में फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, तो आप कहेंगे फोटोसिंथेटिक करता है। लेकिन जब कोई फॉर्म पूछता है ना, तो आज ही सिखा रहे हैं आपको, सुक्रोज लिख के आइएगा। नीट में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि फ्लोएम से फूड किस फॉर्म में जाता है, तो आप सुक्रोज पर टिक लगा के आए अच्छे से। हाँ जी, तो तीसरा कौन सा था भाई? प्राइमरी। आपने का जो खाली जगह भर रहा था सर, वो था ग्राउंड टिश्यूज। फिर ग्राउंड टिश्यूज के टाइप पढ़ेंगे आप और हम। चैप्टर बड़ा मज़ेदार है लेकिन थोड़ा मेहनत वाला है। देखिए, कोई भी चैप्टर बिना मेहनत के तो होगा नहीं। ये क्या, कोई भी नहीं होगा, कोई भी सब्जेक्ट भी नहीं होगा, ठीक है। तो ब्रॉडली देख लेते हैं। ये तो हो गया जी मेरिस्टीम, एपिडर्मिस। ये हो गया वास्कुलर टिश्यू, और ये बीच में जो है ये हो गया ग्राउंड टिश्यू। आप चाहो तो इसको बना भी लेना, ठीक है, जिससे कि याद रहे। टीएस ऑफ स्टम मान लीजिए, चाहे रूट मान लीजिए, चाहे प्लांट मान लीजिए, ठीक है। तो हाँ जी, एपिकल मेरिस्टेम की बात समझ में आई? आपने कहा बिल्कुल आ गई। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बात समझाते हैं प्लीज़। ध्यान से देखना जरा एक सेकंड। ये स्टम है या सूट है, और ये सूट एपिकल मेरिस्टेम है। ये कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है, यानी स्टम का इलोंगेशन होता जा रहा है, लीफ का फॉर्मेशन होता जा रहा है समय के साथ साथ। तो जो यहाँ अपेक्स की जो सेल्स है ना, कुछ कुछ सेल पीछे छूट जाती हैं, यानी जैसे जैसे ग्रो करता जा रहा है ना। जैसे हम मान लीजिए हाथ में बहुत सारे पॉपकॉर्न लेकर के जा रहे हैं, यहाँ से पॉपकॉर्न लेकर के वहाँ जा रहे हैं। पंखा बड़ी तेज़ चलता है, कूलर भी बड़ा तेज़ चल रहा है, और हम पॉपकॉर्न ऐसे लेके जा रहे हैं। देखो ऐसे जा रहे हैं, कुछ कुछ बीच में यहाँ से गिर कर नीचे गिर गए, यानी छूट गए यहाँ से। कुछ पॉपकॉर्न पीछे गिरते हुए जा रहे हैं। ऐसे ये मेरिस्टेमेटिक सेल, एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल, सूट एपिकल मेरिस्टेम की सेल पॉपकॉर्न है। ये लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, पर पीछे जगह जगह पर ये पॉपकॉर्न छूट गए हैं। और ये पॉपकॉर्न वास्तव में क्या है? ये वो छुटी हुई लेफ्ट बिहाइंड एपिकल मेरिस्टेम की सेल्स हैं जो एक्सिलरी बड बन जाती हैं। पिछला चैप्टर जिन्होंने ज्वाइन किया था उन्हें पता है कि सर जी ने कम से कम 10 बार हमें बताया था कि एक्सिलरी बर्ड को इसलिए एक्सिलरी बर्ड कहते हैं क्योंकि वह लीफ के एक्सिल में होता है। एक्सिल लीफ और स्टम का ये अपर एंगल कहलाता है। दूसरा, एक्सिलरी बर्ड का दूसरा नाम आपने लेटरल बर्ड बताया था, क्योंकि लेटरल साइड में होता है। और आपने सर कम से कम 20 बार बताया होगा कि सर एक्सिलरी बर्ड का फेट क्या है, फ्यूचर क्या है। तो आपने हर बार बताया था कि सर या तो ब्रांच बनेगी या फ्लावर बनेगी। तो एक्चुअली में एक्सिलरी बर्ड बची हुई छुटी हुई सूट एपिकल मेरिस्टेम की सेल्स हैं। आपने कहा यस सर, इसे भी बनाना। और साथ साथ सुनिए पहले ध्यान से, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स and elongation of stem, some cells left behind, पीछे छूट जाना। इसको जरा डार्क अंडरलाइन कर दीजिएगा जब आप लिखेंगे। लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम and constitute axillary bud नेक्स्ट लाइन में axillary buds are also known as lateral buds। नेक्स्ट लाइन में एक्सिलरी बर्ड्स और लेटरल बर्ड्स
are found in the axil of leaves. Axil of leaves, the upper angle between leaf and stem is called axil of the leaves, and this is the axillary bud. Axillary bud develops either into a branch or a flower. डार्क अंडरलाइन कर दीजिए प्लीज, नोट करिए, वीडियो पॉज कर कर फिर आगे की बात लिखते हैं। और ये जो आपने लेफ्ट बिहाइंड लिखा है ना, लेफ्ट बिहाइंड, पहले वही लिख लीजिए जरा। लेफ्ट बिहाइंड, बिटवीन, एरो लगा के लिख देना, बिटवीन मैच्योर सेल्स या परमानेंट सेल्स, यानी परमानेंट सेल के बीच में जो छूट गई है। पहले लिखिए, आप इसे लिख लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए लेफ्ट बिहाइंड बिटवीन मैच्योर सेल्स। अब आगे लिखते हैं, हेडिंग डालिए 2-3 लाइन छोड़कर। इंटर कैलरी मेरिस्टीम लिखिए, ए मेरिस्टीम दैट occurs between mature regions of plant body is called intercalary meristem. Intercalary meristem is found in grasses. सपोज करिए एक ग्रास है, तो दिस इज द इंटरकैलरी मेरिस्टीम। दीज आर मैच्योर रीजन्स, और जब कोई हर्बीवोर्स इन्हें रिमूव करता है तो ये अपने आप को रीजनरेट कर लेती हैं। इन ग्रासेस लिख लेते हैं पहले, इन ग्रासेस इंटरकैलरी मेरिस्टीम, इंटरकैलरी मेरिस्टीम रीजनरेट्स, रीजनरेट, जनरेट मीन्स पैदा करना, री मतलब दोबारे से पैदा कर लेना, रीजनरेट्स इट्स parts which are removed by herbivorous animals like cow, like deer, like goat, etc. एक दो लाइन छोड़ दिया ना, पूरी 2 छोड़ना क्योंकि बाद में बॉक्स बनाना है। बोथ एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टीम्स आर collectively called primary meristems because they appear early in the life
of plants and contribute in formation of primary plant body। और ये दोनों ही मेरिस्टेम लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ कराती हैं, डायमीटर नहीं बढ़ाती, लंबाई बढ़ाती है। और डायमीटर कौन बढ़ाती है? जो बाधे पैदा होती है जब प्लांट की एक लंबाई बढ़ जाती है, तो फिर एक यानी जिसकी लंबाई ज़्यादा हो जाएगी तो उसी को तो थोड़ा सा अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। तो जो प्लांट वुडी स्टेम बनाते हैं, जो अपनी लंबाई लिमिट से ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, फिर उनके अंदर एक ऐसा भी टिश्यू पैदा होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए जो उनका डायमीटर बढ़ाए, और वो है सेकेंडरी मेरिस्टेम। बीचों बीच जैसे पेन में एक रिफिल है ना, ऐसी एक रिफिल की तरह सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर डेवलप होती है। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम डायमीटर बढ़ाती है, और ये एपिकल और इंटरकैलरी यानी कि प्राइमरी मेरिस्टेम लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ कराती है। और डायमीटर कौन बढ़ाता है? फिर याद करिए, आपने कहा सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो हमने कहा सेकेंडरी मेरिस्टेम के द्वारा प्लांट बॉडी का डायमीटर इंक्रीज हो जाना सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है। सेकेंडरी ग्रोथ इज द फिनोमेना ऑफ इंक्रीजिंग डायमीटर ऑफ प्लांट बॉडी बाय सेकेंडरी मेरिस्टेम इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, सेकेंडरी ग्रोथ आपके सर देंगे जरूर, 99.99 भरोसा है हमें। लेकिन इस चैप्टर के सेकंड लास्ट क्लास में सेकेंडरी ग्रोथ टॉपिक आएगा, और उसमें आप पढ़ेंगे हाउ सेकेंडरी मेरिस्टेम इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द प्लांट बॉडी। पर पहले वीडियो पॉज कर इसे नोट कर लीजिए प्लीज। दो लाइन छोड़ दीजिए बॉक्स के बाद। बोथ एपिकल एंड इंटर कैलरी मेरिस्टेम इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट एक्सिस। इस लाइन को भी बॉक्स में बंद कर लीजिए और इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। एक दो तीन लाइन छोड़कर बिल्कुल हेडिंग डालिए, सेकेंडरी मेरिस्टेम। Secondary meristem is produced in plants later than primary meristem. Hence, such meristem is called secondary। एक लाइन छोड़कर secondary meristem is formed in those plants which produce woody axis, like अगली लाइन में लिखना like, और एक लाइन में एक एग्जांपल लिखना प्लीज। जिम्नोस्पर्म्स, जिनके अंदर सीड नेक्ड होते हैं, खुले होते हैं। एंजियोस्पर्म्स, लेकिन एंजियोस्पर्म में तो हम बार बार पढ़ते हैं कि डाइकोट मोनोकोट दोनों आते हैं, पर सिर्फ क्या लिखेंगे? ओनली डाइकोट्स। IE डॉट कोमा क्या लिखेंगे?
नॉट मोनोकोट्स, यानी हमने दोनों ही बातें लिख दी अपनी स्टाइल में। वीडियो पॉज करके प्लीज जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ जी, 2 लाइन छोड़कर सेकेंडरी मेरिस्टीम is also known as lateral मेरिस्टीम, क्योंकि लेटरल पोजीशन पर है, जैसे पेन में एक रिफिल है। नेक्स्ट लाइन, सेकेंडरी मेरिस्टीम is a cylindrical मेरिस्टीम, अंडरलाइन कर दीजिए। 2 लाइन छोड़कर एग्जाम्पल, अभी सिर्फ नाम लर्न करने हैं, ये कहाँ पर होते हैं, क्या करते हैं, जो हम लिखने वाले हैं वो तो आपको सेकंड लास्ट क्लास तक ही समझ में आ पाएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टीम, लेकिन आप मेहरबानी कर इन्हें याद कर लेना, क्योंकि नीट में पूछा जाता है कि फॉलोइंग में से सेकेंडरी कौन कौन है। अच्छे से याद करना है। 11th का अगर पेपर स्टैंडर्ड का बनेगा ना, अगर वास्तविक पेपर आप हमसे बनवाएंगे आपका स्कूल, तो हमारा 100% हमारा क्वेश्चन होगा नेम 2 सेकेंडरी मेरिस्टीम। ठीक है, हालांकि हम 3 सिखा के भेजेंगे, पर पूछेंगे हम आपसे। एक है फासिकुलर कैम्बियम, वैसे यहां पर बुक को इंट्रा लगाना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि सही टर्म इंट्रा है। लेकिन अब क्या करें, आपकी बुक ने नहीं लगाया, हम तो जरूर लगा देते हैं, पर आप एग्जाम में तभी लगाना जब आपके स्कूल के टीचर लगवाएंगे ना, इंट्रा मतलब भी सिखाएंगे, जब समय आएगा तभी आप लगाना, अदरवाइज आप फैसिकुलर ही लिखिए आना। ठीक है, वैसे सही तो यही है, आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछेंगे तो उसे सही बताएगा। दूसरा है इंटर फासिकुलर, क्योंकि अगर हम देखो इंटर हटा दें तो क्या है, दोनों फैसिकुलर नहीं है, तो फैसिकुलर के 2 टाइप होते हैं, एक इंट्रा एक इंटर। उन्होंने क्या करा, ये लिख दिया, तो भाई इंटर फैसिकुलर और फैसिकुलर तो एक ही है। अगर ये इंटर है तो इसको भी तो बताइए कि नहीं बताइए, पर अब कोई क्या कर सकता है, सोचिए आप। और एक है कॉर्क कैम्बियम, ये भी एक रिक्वेस्ट है आपसे, बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि कॉर्क कैम्बियम का टेक्निकल नेम आज ही याद रख लेना। जब सेकंड लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की तब पूछेंगे आपसे। फेलोजन, तो इसको जरा प्लीज एग्जाम्पल को बॉक्स में कर लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो हमने क्या पढ़ा अभी कि प्लांट के अंदर टिश्यूज हैं, टिश्यूज कई प्रकार के हैं, 2 कैटेगरी में बांट दिया, मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक को फिर लोकेशन वाइज बांट दिया, यानी मेरिस्टीम वो है जो डिवाइड करे, जो डिवाइड ना करे वो परमानेंट है, परमानेंट की बातें भी होंगी। लेकिन मेरिस्टीम को लोकेशन वाइज बांटा, फिर ओरिजिन वाइज बांटा, जो पहले बने वो प्राइमरी, जो बाद में बने सेकेंडरी। सेकेंडरी के एग्जाम्पल हमने याद कर लिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके प्लीज नोट करिए जल्दी से। हाँ जी, सेंटर में हेडिंग डालिए, 2-3 लाइन छोड़कर परमानेंट टिश्यूज। प्लांट क्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि परमानेंट प्लांट टिश्यूज। तो परमानेंट क्या है, हमने पूरा कोशिश करी आपके समझ में आ जाए कि जो सेल एपिकल या इंटरकैलरी यानी प्राइमरी या सेकेंडरी मेरिस्टीम प्रोड्यूस करती हैं, तो जब वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली मॉडिफाइड हो जाए, स्पेशलाइज्ड हो जाए, यानी प्राइमरी मेरिस्टीम हो चाहे सेकेंडरी, जो ये सेल प्रोड्यूस करती हैं, तो ये न्यूली फॉर्म सेल जो कुछ काम करने के लिए अपने सेल डिवीजन को रोककर मॉडिफाइड हो जाते हैं, इन्हें परमानेंट कहते हैं। बहुत सिंपल सी भाषा है, प्लीज याद कर लीजिए। द न्यूली फॉर्म्ड सेल्स, कहाँ से आई ये भी लिख देते हैं, कोमा लगाइए, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डिवीजन ऑफ
प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम्स, कोमा लगाइए। तो ये कोमे से, कोमे के दो कोमों के बीच की बात को या तो आप कोमा लगाया कर लें या ऐसे ब्रैकेट में कर लिया करो। एक तरीका ये था, आपको जो आसान लगता है उसको फॉलो किया करो। लेकिन अगर आप कोमा लगाते हैं तो थोड़ा स्टैंडर्ड है, लेकिन कोमा पर रुक करके समझना होता है कि न्यूली फॉर्म सेल्ड, यानी अब इसके बारे में लिखा है, कहाँ से आ रही हैं, क्या कर रही हैं। तो न्यूली फॉर्म सेल्स बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड स्पेशलाइज्ड का अच्छा सा मीनिंग है डिफरेंशिएटेड। जहाँ पर आप स्पेशलाइज्ड लिखे ना, वहाँ कोशिश क्या करो डिफरेंशिएटेड लिखने के, तो मज़ा आ जाएगा। स्पेशलाइज्ड यानी डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म परमानेंट और मैच्योर सेल्स, फुल स्टॉप। दीज सेल्स, और किस लिए, ये भी किस लिए, टू डेवलप प्राइमरी प्लांट बॉडी। वरना प्लांट बॉडी कैसे बनेगी, फिर तो टिश्यू डिवाइड ही करता रहेगा। अगर सारा ही टिश्यू मेरिस्टेमेटिक बना रहेगा, अगर हर बच्चा पढ़ता ही रहेगा तो फिर कमाएगा कौन, अर्न कौन करेगा घर के लिए। दीज सेल्स lost their या have lost their ability to divide। जरूरत नहीं है लिखने की, यही फुल स्टॉप लग सकता है, पर अगर आप प्रॉपर लैंग्वेज लिखना चाहते हैं तो लिखना जरूरी है, इधर टेम्परेरी और परमानेंटली। आपके बुक ने नहीं लिखा ये बात, परमानेंटली। और इन परमानेंट टिश्यूज को फिर हमने फर्दर दो क्लास में डिवाइड कर दिया, दो कैटेगरी बना दी। अगर आपने कहा कैसे, हमने परमानेंट तो समझ लिया करो जो डिवाइड ना करे, यानी कि नॉन डिवाइडिंग, इतना सा वर्ड याद लिया करिए। यानी कि डिफरेंशिएटेड, जिनका डिफरेंशिएशन हो चुका है, यानी स्पेशलाइज्ड हो चुकी हैं। तो जिनमें डिवाइडिंग सेल्स हो वो मेरिस्टेमेटिक है, ना हो तो नॉन डिवाइडिंग हो तो परमानेंट है। अगर सारी सेल ऐसे समझ लीजिए, ये सब परमानेंट सेल्स हैं, मैच्योर सेल्स हैं, ये डिवाइड नहीं करती, कुछ वर्क करती हैं, ऐसी ये भी परमानेंट सेल्स हैं। एक बस ये है, एक बस ये है। इस बस में सारे कार्डियोलॉजिस्ट बैठे थे, कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। इसके अंदर टीचर्स भी थे, इस बस के अंदर पियोन भी थे, लैब असिस्टेंट भी थे, प्रिंसिपल साहब भी थे। आप देखिए इन सब कार्डियोलॉजिस्ट का तो एक ही काम है, ये सारी सेल तो एक कॉमन काम कर रही हैं कि लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम्स को दूर कर रही हैं। इन लोगों का अलग अलग काम है। टीचर्स का काम टीचिंग करना है, पियोन का काम अपना केयर टेकिंग करना है, प्रिंसिपल हो चाहे वाइस प्रिंसिपल, उनका काम पूरे सिस्टम को हैंडल और मेंटेन या रेगुलेट करना है। लैब असिस्टेंट का काम टीचर्स को असिस्ट करना है। असिस्ट मतलब होता है सहायता प्रदान करना, टू हेल्प, इसलिए असिस्टेंट बोलते हैं। सबके अलग अलग काम है, पर ओवरऑल सभी मिलकर स्कूल को रन कर रहे हैं, बच्चों के कैरियर को बना रहे हैं। आप खुद अपने लाइफ में ऑब्जर्व कर लीजिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा काम टीचर्स करते हैं, सबसे अच्छा काम समाज को आईना दिखाने का काम टीचर्स करते हैं। हर तरह की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में टीचर का ही रोल होता है, चाहे इलेक्शन से लेकर के रिजेक्शन तक, हर चीज़ में। पर इनकी कदर थोड़ा कम करते हैं, सरकार भी थोड़ा कम ही करती है, आप भी जानते हैं, और नॉर्मल लोग भी थोड़ा कम करते हैं, जबकि इन टीचर्स की कदर सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। बच्चा नहीं पढ़ता आज की तारीख में तो बच्चे को नहीं समझाया जाता, टीचर को फ़ोन किया जाता है कि बच्चा नहीं पढ़ता है। बताइए, जब बच्चा ही नहीं पढ़ना चाहेगा तो टीचर क्या कर लेगा? जब हमारे सोने में ही खोट है तो सुनार क्या कर लेगा? लेकिन अब कौन समझाए, क्योंकि हिंदुस्तान एक अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है फ़िलहाल। तो हम भी एक छोटे से टीचर ही समझ लीजिए,
हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान यानी आपका भविष्य सुरक्षित रहे, इसलिए हमें इन चीज़ों को ध्यान में रख करके ही कदम उठाना पड़ेगा कि हमें आपको अच्छी बातें सिखानी पड़ेंगी। गलत सिखा के चले गए तो आप आपस में ही लड़ मरेंगे। तो हम बड़ों की ड्यूटी है कि हम छोटों को अच्छी बात सिखा के जाएं, क्योंकि हमें जाना है, आपको फ़िलहाल रहना है, तो रहने वालों के लिए अच्छी कंडीशन दे के जाएं। ये हमारी प्लानिंग है, ये पॉलिसी है हमारी। तो यहाँ देखिए, यहाँ अलग अलग काम हैं, लेकिन काम सब कर रहे हैं। परमानेंट काम करता है क्योंकि डिफ्रेंशिएटेड है, पर अलग अलग काम है, अलग अलग काम है, पर ओवरऑल काम एक ही है। तो ऐसी परमानेंट टिश्यू, ऐसी परमानेंट सेल जिनके काम अलग अलग हो बट ओवरऑल फंक्शन एक ही हो कि स्कूल रन कराना है, स्टूडेंट के कैरियर को बनाना है, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। ये सिंपल परमानेंट टिश्यू, परमानेंट दोनों है, दोनों फंक्शंस करते हैं, दोनों डिवाइड नहीं कर रहे। लेकिन सिंपल में सेल का स्ट्रक्चर सेम है और यहाँ पर स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट फंक्शन भी डिफरेंट है, बट ओवरऑल फंक्शन सेम है। तो परमानेंट टिश्यूज को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। आपने कौन कौन सी, तो हमने कल लिख लेते हैं, एरो लगाइए। परमानेंट टिश्यूज, परमानेंट टिश्यूज कैन बी grouped into following two categories. प्लीज वीडियो पॉज करके पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर साफ स्क्रीन पे लिखेंगे बिल्कुल। देखिए यहां पर लिखना है, यानी यहां का मतलब हम यहां लिख रहे हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज, और यहां पर मतलब यहां पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स मतलब हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, और इसके दो एग्जाम्पल हैं। ठीक है, दो एग्जाम्पल है, कॉम्प्लेक्स के दो एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। चाहो तो एग्जाम्पल लिख लीजिए। एक जाइलम है, एक फ्लोएम है, एक जाइलम है और एक फ्लोएम है। यानी जाइलम का काम है वाटर मिनरल कंडक्ट करना, पर इस काम को करने के लिए अलग अलग तरह की सेल्स हैं। जैसे स्कूल का काम है स्टूडेंट का कैरियर बनाना, उन्हें ट्रेंड करना, पर अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं वहाँ पर लोग। ऐसे फ्लोएम का काम है फूड को कंडक्ट करना, पर अलग अलग तरह की सेल काम कर रही होंगे मिल करके। सिंपल परमानेंट टिश्यूज having similar kinds of cells। फिर इसके भी तीन टाइप हैं, और उन जब टाइप है देखो एग्जाम्पल है तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा इनमें भी और इन तीनों में भी। तो जब चलेगी नेक्स्ट क्लास में तो हम डिटेल में पढ़ेंगे इनमें क्या क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। इसके तीन एग्जाम्पल है, अच्छे से याद रखना, रिक्वेस्ट है आपसे। पैरन काइमा कोलन काइमा स्केलेरन काइमा। फिलहाल आपको कुछ याद आए ना आए इतना तो याद रहे, जब भी पैरन काइमा जीवन में पढ़े, कोलन काइमा पढ़े, सेलन काइमा पढ़े, सिंपल परमानेंट समझ लेना। ठीक है, सिंपल परमानेंट। और पैरन काइमा जब भी आए तो समझ लेना ये लिविंग टिश्यू है, ये कुछ काम कर रहा है, लिविंग है, ये भी लिविंग है बट ये डेड है। और देखो डेड वही होता है जो कभी लिविंग रहा हो, जो कभी लिविंग ही नहीं था वो नॉन लिविंग, यानी जो नॉन लिविंग है, जो कभी लिविंग ही नहीं रहा वो नॉन लिविंग है।
तो दुनिया पूरा ये यूनिवर्स 3 ही चीज़ों से बनी है, लिविंग, नॉन लिविंग और डेड। लेकिन डेड वही है जो कभी लिविंग था। जैसे आज लिविंग है, कल हम कहते हैं डेड बॉडी है। तो डेड कभी लिविंग था, पर जब ये डेड हो जाता है तब हम उसे स्केलेटन कायमा कहते हैं। हालांकि इसको पूरा डिटेल में जाके पढ़ेंगे हम जल्दी से। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।